Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about cell physiology. Okay, so आज हम पढ़ने वाले हैं cell physiology. ओके, सो ये सेल फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ? अच्छा, फिजियोलॉजी का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन, एंड फंक्शन कहने से हमारा बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट होता है उसका फंक्शन, डिफरेंट पार्ट हो गया, डिफरेंट ऑर्गन हो गया, ठीक है ना। हमारा हार्ट कैसे काम करता है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, इंसुलिन रिलीज कैसे होता है, all the function related to different organ, how lungs operate, how brains work, how nerve cell coordinate with each other, these all are including physiology. ठीक है ना। फिजियोलॉजी मतलब कोई चीज कैसे काम करता है उसको बोला जाता है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी कहने का मतलब है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपका इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। जैसे कि किडनी एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। ओके, किडनी को आप एक नॉर्मल आंखों से क्या देख सकते? नहीं देख सकते, वो हमारे बॉडी में है, तो उसे इंटरनल स्ट्रक्चर बोला जाएगा। एंड जैसे कि अगर मैं देखूंगा आपके आई को, हम दूसरे के आई को देख सकते हैं, तो हमारे लिए क्या हो गया? ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इस हिसाब से चलो। ओके, आपका स्किन ये हो गया आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सो मोटा मोटी एनाटॉमी हो गया आपका स्ट्रक्चर, एंड फिजियोलॉजी हो गया आपका फंक्शन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल फिजियोलॉजी। ओके, सो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो हायरार्की है इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि सेल, ग्रुप ऑफ सेल यूनाइट टू फॉर्म क्या होता है? टिश्यू। ओके, एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू यूनाइट टू फॉर्म organ, and a group of organ unite to form, that is called to organ system, and then after your प्यारा सा बॉडी। ओके, एंड ये अगर आपको पता है, इतना ऑर्डर आपको अगर पता है, तो मान लो आपको सब पता है, क्योंकि इससे बाहर हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। हम जो भी पढ़ेंगे वो इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, और आपका सिलेबस के बाहर भी ये चीज़ है, सिलेबस के अंदर भी ये चीज़ है, ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के क्या बनाता है? आपका टिश्यू। फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू देन क्या करता है? आपका ऑर्गन फॉर्मेशन करता है। ऑर्गन मतलब आपका हो गया जैसे क्या होता है, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, तो ये हो गया आपका ऑर्गन, ठीक है ना। हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, पैनक्रियाज हो गया, तो दीज आर द ऑर्गन। ओके, एंड ऑर्गन सिस्टम क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम का मतलब हो गया, मान लीजिए ब्रेन को अगर हम कंसिडर करेंगे, तो ब्रेन से मिलकर के जो जितने भी सारे ऑर्गन जो होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? आपका नर्वस सिस्टम कहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम सिस्टम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जब आप सिस्टम के ऊपर चर्चा करोगे तो आपको ऑर्गन के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या होगा? अगर उसका रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। जैसे ब्रेन, तो ब्रेन का कहीं ना कहीं एक सिस्टम है, तो ब्रेन का जो सिस्टम होता है वो होता है नर्वस सिस्टम। एंड ऐसे ही बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम जब यूनाइट हो जाते हैं और एक प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं, मैंने क्या बोला कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होना चाहिए एंड प्रॉपरली फंक्शन करना चाहिए, और हर एक के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब जा कर के ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन, आपका बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम का क्या क्या होता है? एग्जाम्पल, एक तो हो गया आपका नर्वस सिस्टम, एक होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऐसे कर करके ये जितने भी सारे सिस्टम, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम जैसे स्किन का, ओके, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो प्रजनन करने के लिए, वंश वृद्धि करने के लिए आगे जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम जब यूनाइट हो जाते हैं एंड एक प्रॉपर मैनर में फंक्शन करते हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, देन जा कर के क्या होता है, हमारा बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अच्छा चलिए, तो सेल क्या हो गया, टिश्यू क्या हो गया, आई होप मैंने आपको सारा चीज़ समझा दिया। अब सेल के बारे में हम बेसिक चीज़ें कुछ जानेंगे। सो सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है, हमारा लाइफ का बेसिक यूनिट है। इनफैक्ट अगर आप ऐसे भी देखोगे, इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ, जिसके पास लाइफ है उसके पास सेल है, एंड इसको हम क्या कह सकते हैं, जिसके पास सेल है एंड जिसके पास लाइफ है, इसका मतलब उसको हम क्या कहेंगे, लिविंग। इसका मतलब इसके पास क्या है, जीवनी शक्ति है। एंड जिसके पास लाइफ नहीं है, नॉट लाइफ, जिसके पास लाइफ नहीं, इसका मतलब इसके पास सेल भी नहीं है, एंड जिसके पास सेल भी नहीं है वो क्या है, आपका नॉन लिविंग कैटेगरी में आ जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट समझा करके चल रहा हूँ, वर्ड बाय वर्ड समझा रहा हूँ, सेंटेंस बाय सेंटेंस समझा रहा हूँ। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड of many cell. All living organism are composed of many cell. composed मतलब क्या होता है, गठन, गठित, ठीक है ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूं कह सकते हैं जिसके पास लाइफ है, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल। एंड आपको ये जानकर के हैरान होगी, ह्यूमन बॉडी में अप्रोक्सीमेटली या उससे ज़्यादा हो सकता है 100 ट्रिलियन सेल है। ह्यूमन बॉडी में कितने सेल हैं, 100 ट्रिलियन ऑफ सेल होता है। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे बॉडी में कितने सेल है, ठीक है। ओके, देन each single cell has the all characteristic of a life. ओके, हर एक सिंगल सेल के पास क्या होता है, लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब लाइफ का लक्षण होता है। हम जीवित हैं, इसका कोई प्रूफ होना चाहिए ना। तो जो प्रूफ वाला जो फैक्टर होता है वो आपके हर एक सिंगल सेल में होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, अच्छा और एक होता है, सो सेल का थोड़ा हम डेफिनेशन ऑफ देखेंगे कि सेल का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग बॉडी। सो सेल को अगर हम डिफाइन करेंगे, सेल का अगर हम संज्ञा निरूपण करेंगे, तो सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये दो वर्ड को आपको पूरा याद रखना होगा, स्ट्रक्चरल विथ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हमारे बॉडी डिफरेंट स्ट्रक्चर वाइज है, एंड सेल जब मिलकर के टिश्यू बनाता है तो भी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। एंड दूसरा होता है फंक्शनल यूनिट। थोड़ी ना सेल सिर्फ स्ट्रक्चर, मान लीजिए आपने एक ऑफिस बनाया, ठीक है, ये हो गया आपका ऑफिस। और ऑफिस में आपने स्टाफ को, जितने भी स्टाफ है आपने उनको क्या किया, अपॉइंटमेंट दिया है। लेकिन हर एक जो स्टाफ होता है, हर एक स्टाफ हर एक के साथ प्रॉपरली अगर कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, प्रॉपरली उसका एक दूसरे का कैसे काम करने का तरीका होता है, अगर वो हमें मालूम नहीं या वो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उस ऑफिस का चलना संभव है, नहीं है। तो उसी तरह से हमारा क्या होता है, सेल को जब हम संज्ञा निरूपण करेंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर होने से कुछ फायदा नहीं, हमें फंक्शनल होना भी चाहिए। फंक्शनल मतलब वो काम करने लायक भी होना चाहिए,
तो सेल के पास क्या प्रॉपर्टीज है, स्ट्रक्चरल भी होना चाहिए एंड फंक्शनल भी होना चाहिए। किसका, लिविंग बॉडी का। क्योंकि नॉन लिविंग बॉडी अगर होगा, जिसके पास लिविंग नहीं, जिसके पास लाइफ नहीं, तो उसके पास सेल भी नहीं। सेल किस कंडीशन में है, डेड कंडीशन में है। ठीक है। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट जाते जाते ले लो। दूसरा कंसेप्ट हो गया, मान लीजिए ये हो गया आपका एक टिपिकल सेल। तो इसके जो बाहर का ये होता है एक बाहर का रीजन, ठीक है, ये होता है एक बाहर का रीजन। तो इस बाहर वाले रीजन को बोला जाता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। एंड एक होता है ये जो भीतर वाला, ये जो भीतर वाला, ठीक है ना, ये जो भीतर वाला एरिया, तो इसको बोला जाता है इंट्रा सेलुलर स्पेस। ओके, सो आगे चल करके ये दो वर्ड हम देखेंगे, ठीक है ना, अभी के लिए इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है। देन मैंने जो बोला अभी अभी यहाँ पर यही लिखा है, द स्पेस आउटसाइड द सेल इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ओके, देन हम जनरली पढ़ेंगे क्या, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। भाई सेल के बारे में हमने बहुत सारे चीज़ अब तक तो पढ़ लिया। ओके, तो उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ईच सेल इन द बॉडी, बॉडी में जितने, बॉडी में हर एक सेल के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक मतलब ऐसे लक्षण, जिसको आप लक्षण बोलते हो उसको कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में हर एक सिंगल सेल का क्या क्या लक्षण होता है। तो पहला जो लक्षण होता है वो क्या होता है, नीड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। भाई सेल को अपना काम करना है, तो सेल को अगर काम करना है तो इसका मतलब क्या है, हम जीवित हैं। हम अगर जीवित है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, हमें पोषण की आवश्यकता है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, और क्या क्या आवश्यकता है, आपको ऑक्सीजन भी तो चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं लोगे तो फटाक से सायमनी पूरी। दूसरा होता है प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी। सेल अपना खुद का एनर्जी खुद ही बनाता है। सेल क्या करता है, सेल अपना खुद का एनर्जी खुद ही करता है। ओके, एंड दूसरा होता है, अच्छा सेल क्यों अपना एनर्जी प्रोड्यूस खुद करता है, क्योंकि उसे अपना ग्रोथ करना है। मान लीजिए मैं आज के डेट में 5 लाख का कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो क्या मैं 5 लाख से नीचे जाऊँगा, नहीं, मैं कम से कम इस बिजनेस को 10 लाख ले जाऊँगा। उसी तरह से सेल भी अपना क्या करता है, वो इसीलिए अपना खुद का एनर्जी प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसे ग्रोथ करना है, उसे आगे चल करके बढ़ना है। एंड दूसरा क्या होता है, रिपेयर होता है। जो डैमेज वाला सेल है, जो टूटा फूटा सेल है, तो उसका क्या करेगा, वो रिपेयर करेगा। देन आफ्टर उसका अगला जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो और भी महत्वपूर्ण है। क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक, एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। भाई गंदे चीज़ को हम क्यों अपने पास रखें, तो एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालो। एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, जितने सारे हम ड्रग कंज्यूम करते हैं, चाहे वो पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन, व्हाट एवर में भी, या फिर आपका जो जनरल फूड भी आप खाते हो, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप खाते हो, तो उसका एक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, ठीक है ना। उसका मेटाबॉलिक वेस्ट अगर हमारे शरीर में डिपोजिशन होगा तो वो अकुमुलेशन हो करके क्या करेगा, सीवियर टॉक्सिक इफेक्ट करेगा। तो सेल क्या कहता है, भाई तू अब मेरे किसी काम का नहीं है, बाहर चला जा, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए या बॉडी को सुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए ये भी तो ज़रूरी है ना। ये जितने भी अदर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, इसे बाहर करना भी उतना ज़रूरी है। एंड उसका अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इससे प्रीवियस वाले कैरेक्टरिस्टिक से भी और महत्वपूर्ण है। तो ये क्या करता है, शोज इमीडिएट रेस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ अ बैक्टीरिया टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द बॉडी। तो सेल क्या करता है, शोज इमीडिएट रेस्पॉन्स। ऐसा नहीं कि चाइना भारत को मारे और भारत सोचेगा
भाई 30 मिनट हम सोचने के लिए लें, चाइना हमारे ऊपर वार ठोकने वाला है या ठोक चुका है, हम 30 मिनट के बाद जवाब देंगे? नहीं, इमीडिएट रेस्पॉन्स देता है कौन? सेल। एंड सेल में पर्टिकुलरली क्या है? WBC, ओके, एंटीबॉडी, ठीक है ना, हमारे बॉडी के अगेंस्ट जो जाएगा तो हमारे पास खुद का एंटीबॉडी है, IG, ओके। तो सोज इमीडिएट रेस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया, जितने भी आपका क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है, जो वायरस होता है, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में घुसे जा रहे हैं, ठीक है ना, ये आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये इतना सूक्ष्म होते हैं, इन्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखा जा सकता है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, तो ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं? लगातार प्रवेश करते हैं। एंड हमारे बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म होने के कारण क्या होता है? हमारा बॉडी सुस्त रहता है, ठीक है ना। देन रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन एक्सेप्ट न्यूरॉन व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस। सो सेल क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है, मतलब फिर से रिप्रोडक्शन शुरू करता है। किस प्रोसेस से? डिवीजन का प्रोसेस है। सो ये हम लेटर में डिस्कशन करेंगे, फिलहाल के लिए इतना कॉन्सेप्ट जानो, एक्सेप्ट न्यूरॉन में नहीं होता है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करता होता है, मतलब फिर से प्रोडक्शन, फिर से प्रोड्यूस होना। तो फिर से प्रोड्यूस सभी सेल करते हैं, बाकी एक न्यूरॉन नहीं करता है। तो न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे? न्यूरॉन को हम कहेंगे नर्व सेल, ठीक है ना। न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे? नर्व सेल। सो नर्व सेल रिप्रोड्यूस नहीं होता है, बाकी जितने भी सेल होता है वो क्या होता है? डिवीजन के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है। और आपका एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑल द सेल रिप्रोड्यूस बाय इटसेल्फ थ्रू डिवीजन बट, या फिर एक्सेप्ट, तो वहाँ पर मेंशन रहेगा, न्यूरॉन रहेगा, सेल रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, गोल्गी apparatus रहेगा, तो आपको न्यूरॉन को क्लिक करना है, ठीक है ना। देन एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड तीसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ओके। मैंने क्या बताया था? सेल का जो बाहर वाला रीजन, इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोला जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोला जाता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी होता है। दूसरा, सेल के भीतर वाला एरिया जो होता है, इसको बोला जाता है क्या? इंटरस्टिशियल, इंट्रासेलुलर स्पेस बोला जाता है। एंड एक होता है आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी एक होता है। एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, एक इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। एंड उसी तरह से एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्पेस आउटसाइड द सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 स्पेसेस, ओके। सो सेल के बाहर वाला जो एरिया होता है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। एंड ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस 2 भागों में भी सब डिवाइडेड है। एक होता है आपका इंटरस्टिशियल स्पेसेस, और इसको बोला जाता है टिश्यू स्पेस, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल स्पेस बोलने का जो मीनिंग होगा, टिश्यू स्पेस बोलने का वही एग्जैक्ट मीनिंग होगा, ठीक है ना। तो स्पेस इन बिटवीन द सेल इन ए टिश्यू, क्योंकि सेल से मिलकर के आपका क्या बना है? टिश्यू बना है, सेल को बन करके क्या बना है? टिश्यू बना है। तो इसी टिश्यू के अंदर डिफरेंट सेल होता है। एंड मान लीजिए ये हो गया एक सेल, ये हो गया सेल, तो इसके बीच में जो आएगा उसको बोला जाता है क्या? इंटरस्टिशियल स्पेसेस। 2 सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसको बोला जाता है टिश्यू स्पेस, ओके। देन एक होता है भास्कुलर स्पेस। सो ये क्या होता है? जनरली भास्कुलर स्पेस में आपका ये क्या होता है? भास्कुलर स्पेस में आपका क्या होता है? आपका डिफरेंट आर्टरी होता है,
देन वेन होता है, ओके। तो ये सारा आपका वास्कुलर स्पेस में होता है, जो कि क्या करता है, हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता है, ठीक है ना। हमारे बॉडी में क्या करता है, ब्लड का सर्कुलेशन करता है। तो यही चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि वास्कुलर स्पेस क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है ना। सर्कुलेशन करने के लिए जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, वास्कुलर स्पेस। आई बात समझ में। देन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हमने डिटेल में जान लिया जितना जानना चाहिए था, ओके। देन एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मैंने बताया था एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस एक होता है एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी एक होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, ऑल बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द सेल इंक्लूड, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर है ना, तो बॉडी से बाहर ऑल बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर जितने भी बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो जनरली क्या क्या होता है, आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ठीक है ना। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक होता है, ठीक है ना। दूसरा होता है प्लाज्मा, तीसरा होता है ट्रांस सेलुलर फ्लूइड, ओके। तो आपको जितना जानना चाहिए था, हमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ना है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक होता है, प्लाज्मा एक होता है एंड ट्रांस सेलुलर फ्लूइड भी होता है। एंड प्लाज्मा के ऊपर आप तो ब्लड में डिटेल में पढ़ने वाले हो ना, तो इतना क्या चिंता है। एंड दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ओके। सो कंप्लीट मेसवर्क ऑफ अ कंपोनेंट secreted by the cell and present in interstitial spaces। इंटरस्टिशियल स्पेसेस कौन सा स्पेसेस होता है, अभी अभी मैंने बताया था, इंटरस्टिशियल स्पेसेस किसको बोला जाता है, स्पेस इन बिटवीन द सेल इन ए टिश्यू, एक टिश्यू के अंदर जो सेल होता है, बहुत सारे सेल होता है, तो सेल के दो सेल के बीच में जो जगह होता है उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि कंप्लीट मेसवर्क ऑफ अ कंपोनेंट। मेसवर्क मतलब आप क्या समझते हो, मेसवर्क मतलब ऐसा एक गुच्छा वाला जो होगा, कंप्लीट मेसवर्क। तो कंप्लीट मेसवर्क ऑफ अ कंपोनेंट सिक्रेटेड बाय द सेल एंड प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस, मतलब दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ओके। सो मेजर कंपोनेंट में आपका क्या क्या आएगा, आपका ग्लाइकोप्रोटीन आएगा, प्रोटियोग्लाइकन आएगा एंड फाइब्रस प्रोटीन भी आएगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं लेकिन हमने मेजर कंपोनेंट को इंक्लूड किया है। तो मेजर कंपोनेंट ये कौन सीक्रेट करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान दो। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किसको बोला जाएगा, कंप्लीट मेसवर्क ऑफ अ कंपोनेंट सीक्रेटेड बाय द सेल, मतलब ये जो कंपोनेंट होगा उसको सीक्रेट कौन करेगा, आपका सेल ही करेगा एंड प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो ये जो सीक्रेशन जो होगा, ये जो कंप्लीट मेसवर्क ऑफ अ कंपोनेंट होगा, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, आपका इंटरस्टिशियल स्पेसेस में प्रेजेंट होगा। एंड आपका इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहाँ पर होता है, दो सेल के बीच में जो जगह होता है उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस। एंड व्हाट आर द कंपोनेंट दैट इज सीक्रेटेड बाय द सेल, सो मेजर कंपोनेंट आर ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकन एंड एक होता है आपका फाइब्रस प्रोटीन, ओके। सो फाइब्रस प्रोटीन में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन आपका प्रेजेंट रहता है, जैसे कि कोलाजन एक प्रोटीन होता है जो कि आपका मोस्ट अब्यूंडेंट प्रोटीन होता है, ठीक है ना। आपका कोलाजन क्या होता है, मोस्ट अब्यूंडेंट, मतलब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मोस्ट अब्यूंडेंट प्रोटीन आपका क्या होता है, कोलाजन होता है। एंड ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके ह्यूमन बॉडी में, मतलब मनुष्य में पाया जाता है।
एंड बेसिकली कौन से टिश्यू में पाया जाता है, तो कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। लाइक कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो आप स्किन एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। बोन में भी पाया जाता है, आपका टेंडन में भी पाया जाता है। इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सफिशिएंट है। दूसरा होता है आपका ये जो फाइब्रस प्रोटीन, वो कहाँ पर और मिलेगा आपको, फाइब्रस प्रोटीन का और एक एग्जाम्पल आएगा आपका क्या, केराटिन भी आएगा, ठीक है ना। और एक आएगा आपका फाइब्रिन भी आएगा, ठीक है ना, फाइब्रिन भी आएगा, ठीक है ना, फाइब्रिन भी आएगा। और एक क्या आएगा, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है ना। तो ये जो फाइब्रिन क्या होता है, ये एक क्लॉट में ये प्रोटीन यूज होता है। मतलब जब आपका रक्त निकलता है तो इट इज़ ए ब्लड क्लटिंग प्रोटीन। सो स्पेशली अगर मैं बात करूँगा, इट इज़ ए ब्लड क्लटिंग प्रोटीन, ठीक है ना, ब्लड क्लटिंग प्रोटीन फाइब्रिन। मान लीजिए आपको किसी ने चाकू ने काट लिया, या फिर आप कोई धारदार हथियार यूज कर रहे हो तो हाथ कट गया, तो आपका कुछ समय के बाद वो जो कटा हुआ जो जगह था वो अपने आप हील होता है। कैसे हील होता है, तो इसको ये फाइब्रिन करता है, ठीक है ना। एंड दूसरा होता है आपका एक्टिन मायोसिन। तो एक्टिन मायोसिन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो क्या करता है, मसल का कंट्रैक्शन करता है। किसका कंट्रैक्शन करता है, मसल का कंट्रैक्शन करता है। आपका मसल जब कंट्रैक्शन होता है तो उस केस में आपका एक्टिन मायोसिन प्रोटीन आता है। एंड केराटिन क्या होता है, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो आपके हेयर में पाया जाता है। ये तो आपने सभी ने जाना होगा कि हेयर में केराटिन प्रोटीन होता है। उसके बाद आपका नेल्स, नाखून में होता है। एंड आपका क्या होता है, स्किन में भी होता है। तो ये स्किन में होता है, तो ये क्या करता है, आपका स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्रिएट करता है। क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्रिएट करता है। एंड इलास्टिन, ओके, इलास्टिन कहाँ पर पाया जाता है, इलास्टिन आपका पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू में। एंड ये क्या करता है, आपका इलास्टिसिटी, ठीक है ना, इलास्टिसिटी। एंड एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, सो ये जो इलास्टिन जो होता है, ये जनरली कहाँ पर पाया जाता है, आपका कनेक्टिव टिश्यू को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CT। ओके, ये क्या करता है, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी कहाँ पर देखा जाता है, कोई रबर में देखा जाता है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी मान लीजिए सूर्य कुमार यादव, ठीक है ना भाई, फ्लेक्सिबिलिटी का नाम आए और स्काई का नाम नहीं आए, ये हो नहीं सकता। तो स्काई जब उल्टा पुल्टा छक्का मारता है, चौका मारता है, इसका मतलब क्या है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है। एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी की जब बात आए तो रबर का बात आएगा। नॉर्मल रबर मान लीजिए इतना लेंथ है, तो अगर इसे मैं थोड़ा और जोर या नॉर्मली भी अगर मैं इसे खींचूंगा तो इसका लेंथ ऐसे हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं उसको छोड़ दूंगा तो ये बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म हो जाएगा, बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म। एंड इसी चीज़ को बोला जाता है पहले लॉन्ग होना बाद में नॉर्मल हो जाना। तो इसी चीज़ को बोला जाता है आपका इलास्टिसिटी, ठीक है ना, मोटा मोटी समझो। ओके, आई होप आज के लेक्चर में हमने सेल फिजियोलॉजी को जितना मेरे एंड से बन सकता है मैंने दिल से इसे बनाया है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होगा जो कि बहुत बेसिक है। वैसे भी सेल फिजियोलॉजी एंड स्पेशली फिजियोलॉजी चैप्टर का, फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का ये आज का हमारा पहला लेक्चर है। लेक्चर में क्या सुधार करना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
जो पढ़ाने का जो तरीका है, क्या मेरा वो तरीका आपको पसंद आता है, इसके बारे में बताइए। एंड अगर कोई भूल चूक जाने अनजाने में हो गया तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मेरे एंड से मैंने जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए था सेल फिजियोलॉजी के बारे में, मैंने अपनी एंड से हर प्रकार की कोशिश की है। डिटेल पूरा एकदम ग्राउंड लेवल से मैंने आपको चीज़ों को उठाया, हर चीज़ को, हर एंगल को मैंने डिटेल में एंगेज किया है। एंड ये एक बहुत ही शानदार आई थिंक लेक्चर है, जो कि बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में जो भी बच्चा है, जो ग्राउंड स्टेट में जो बच्चा है, तो उसके लिए ये लेक्चर बहुत ही उपयुक्त होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। हालांकि अगर कुछ कमियां रह गया तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो एंड turn on the notification to all mode so that whenever I upload any video to my YouTube channel you get the video proper. Okay, if any doubt please do let mention in the comment section below. I'll see you guys in tomorrow next video. Till then, bye bye, thank you, Jai Hind, Bande Mataram.